हेलो डियर, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब क्लासेस पे। आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स का एक छोटा सा टॉपिक वेव। और वेव में सब बेसिक कंसेप्ट जानेंगे कि वेव होता क्या है, कितने प्रकार के वेव होते हैं। वेव में कुछ टर्म्स होते हैं जैसे कि एम्पलीट्यूड्स, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, वेव नंबर, ये सब चीज़ों की बात करेंगे और उसे बेसिक कंसेप्ट से हम समझेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। वेव होता क्या है? वेव एक डिस्टरबेंस है जो कि टेबल्ड होता है मीडियम में विद द हेल्प ऑफ पार्टिकल्स। कोई ज़रूरी नहीं है कि पार्टिकल के हेल्प से ही टेबल होगा। कुछ ऐसे भी वेव्स हैं जो बिना पार्टिकल के हेल्प से भी टेबल होते हैं। तो वेव क्या है? एक डिस्टरबेंस है जो टेबल्स करता है मीडियम में और एनर्जी को ट्रांसफ़र करता है एक जगह से दूसरे जगह। और पार्टिकल्स जो होते हैं ना, वो पार्टिकल्स नहीं आगे बढ़ते हैं, सिर्फ एनर्जी आगे बढ़ती है वेव के फॉर्म में। ठीक है, तो वेव इज ए डिस्टर्बेंस दैट टेबल्स with the help of medium particles and energy is transferred। एनर्जी ट्रांसफर्ड होती है मीडियम के पार्टिकल से। जैसे अगर मैं यहाँ पर बैठा हूँ, बोल रहा हूँ, तो यहाँ से जो आवाज़ निकल रही है वो एयर के मालिक्यूल्स को धक्का दे रही है। यहाँ पर एयर के मालिक्यूल्स हैं, तो एयर के मालिक्यूल्स जब धक्का पा रहे हैं तो एयर का मालिक्यूल थोड़ा आगे बढ़ा, फिर उसने आगे वाले को धक्का दिया, फिर जो यहाँ का मालिक्यूल्स था आगे थोड़ा गया था, फिर लौट के वापस आ गया। ऐसे ही यहाँ का मालिक्यूल आगे गया, फिर लौट के वापस आ गया। तो बस एयर के पार्टिकल्स हेल्प करते हैं एनर्जी को आगे बढ़ाने में। तो वेव टेबल होता रहता है और पार्टिकल्स सिर्फ वाइब्रेट करते हैं, यानी टू एंड फ्रो करते हैं अपने पोजीशन में। ठीक है, तो वेव क्या आपने समझा। तो वेव भी कई प्रकार के होते हैं। एक होता है मैकेनिकल वेव्स, एक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो मैकेनिकल वेव्स में क्या होता है कि इसमें मीडियम की आवश्यकता पड़ती है। जैसे कि आप सुने होंगे लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और ट्रांसवर्स वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स आपने देखा होगा, जैसे कि हम साउंड बोलते हैं तो आप महसूस नहीं होगा जनरली उसमें कैसे हो रहा है। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में ये होता है कि जिधर आपकी वेव जाती है उधर पार्टिकल्स भी उधर ही डायरेक्शन में वाइब्रेट करते हैं। जैसे कि मैं यहाँ से बोल रहा हूँ तो मेरी साउंड आगे की तरफ बढ़ रही है, तो पार्टिकल्स भी क्या कर रहे हैं, आगे की तरफ वाइब्रेट कर रहे हैं। भले ही आगे नहीं जा रहे हैं लेकिन अपने जगह पर टू एंड फ्रो कर रहे हैं पार्टिकल्स। ठीक है, तो आप इसका एग्जाम्पल समझ सकते हो। एक स्लिंकी आता है, स्लिंकी मतलब थोड़ा गोल गोल रहता है, स्टील का बना होता है। आप उसको दीवार से एक बार अटैच कर दीजिएगा। जैसे ही दीवार से अटैच करने के बाद आप उसको थोड़ा पकड़ के आगे ले जाइएगा और कुछ हाथ में आपका स्लिंकी रहेगा, थोड़ा सा स्लिंकी छोड़ दीजिएगा। जैसे ही छोड़ोगे तो स्लिंकी एक बार कंप्रेस होगा, एक बार फैलेगा, फिर कंप्रेस होगा, फिर फैलेगा। ये स्लिंकी में आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो उसमें करना है क्या, एक बार दीवार से आप बांध दो, अटैच कर दो एक एंड को और थोड़ा सा अपने हाथ में रख लो और थोड़ा टाइट कर लो। उसके बाद थोड़ा थोड़ा छोड़ते रहो, थोड़ा सा स्लिंकी जो हाथ में बचा है उसको छोड़ो थोड़ा सा। जैसे ही छोड़ोगे तो ये एक बार कंप्रेस आपस में मिल जाएंगे, फिर एक बार फैलेगा, फिर कंप्रेस, फिर फैलेगा। तो यही लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है। इसमें हमें यह नज़र आता है कि जो मेरी एनर्जी है, वेव की एनर्जी, वो एनर्जी ट्रेवल कर रही है आगे की तरफ, लेकिन पार्टिकल्स क्या हैं, वो अपने ही जगह पर वाइब्रेट कर रहे हैं, ऐसे ऐसे टू एंड फ्रो कर रहे हैं। पार्टिकल्स आगे की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे भी क्या है, एक वेव है, लेकिन एक ऐसी वेव है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होता है क्या है, ऐसा वेव जिसमें कि एनर्जी ट्रांसफर हो इन द डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल वाइब्रेट। जिधर पार्टिकल वाइब्रेट कर रहे हैं, जैसे पार्टिकल ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहे हैं तो एनर्जी भी क्या होगी, ऐसे ही जाएगी। ठीक है, तो इसका एग्जांपल हो गया साउंड एनर्जी। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो ट्रांसवर्स वेव क्या होता है कि ऐसा वेव होता है जिसमें हम क्या करते हैं कि अगर मान लो आपको समझना है तो आप एक रस्सी लो, यानी रिबन लो, इस रस्सी को दीवार के एक कोने से और दूसरे कार्नर को दूसरे कोने से बांध दो, टाइट रस्सी। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा आप इसको हल्का सा जर्क दे दो, धक्का दे दो, तो देखोगे रस्सी अप डाउन करती होगी ऐसे ऐसे। तो उसमें कुछ पैटर्न क्रिएट होता है। वो कैसा होता है कि पार्टिकल्स, यानी जो पार्टिकल्स थे जो वाइब्रेशन करा रहे हैं, वो पार्टिकल्स ऊपर नीचे ऐसे भाग रहे हैं, लेकिन एनर्जी कैसे जा रही है, ऐसे जा रही है। तो इसमें होता है क्या है कि जो मीडियम के पार्टिकल्स होते हैं वो अप डाउन करते रहते हैं, यानी ऊपर नीचे, लेकिन एनर्जी किधर भागती है, ऐसे भागती है। यानी दोनों में परपेंडिकुलर का रिलेशन होता है, पार्टिकल ऐसे और एनर्जी यानी वेव्स ऐसे जा रहा है। ठीक है, बातें समझ रहे हैं आप। तो ये हो गया। आप देख कहाँ सकते हो, आप रस्सी बांध के रिबन दोनों दीवार के कोने से बांध के आप देख सकते हो। और ये वाटर्स में भी होता है। अगर आप एक पानी में एक स्टोन को, तो वहाँ पे भी रिपल्स क्रिएट होंगे और वो एनर्जी आगे बढ़ती जाएगी और मीडियम के पार्टिकल्स परपेंडिकुलर वाइब्रेट करते रहेंगे। ठीक है, कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जैसे हम वायलिन बजाते हैं तो इसमें स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट यानी धागा लगा होता है। आप थोड़ा सा उसको हिला दोगे तो वो भी ऐसे ऐसे वाइब्रेट करेगा और वेव किधर जाएगा, ऐसे जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स वेव में क्या होगा, लाइट वेव्स, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड्स, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट्स, ठीक है, रेडियो वेव्स, ये सब चीज़ें किस में आ जाएंगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स वेव्स। इनको चलने के लिए मीडियम की आवश्यकता नहीं पड़ती है, मीडियम की कोई नीड ही नहीं है। ठीक है,
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एग्जांपल क्या होता है? लाइट वेव। जो हम लाइट देखते हैं वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, इसलिए उसको चलने के लिए मीडियम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। उसमें जनरली होता है क्या है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और एक मैग्नेटिक फील्ड होता है। ये जस्ट एक दूसरे के परपेंडिकुलर वाइब्रेट होते रहते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे वाइब्रेट किया और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, ये परपेंडिकुलर हो गया, तो जो वेव निकलेगा वो ऐसे निकलेगा, यानी इनके परपेंडिकुलर निकलेगा। ठीक है, इसी तरह रेडियो वेव्स हैं, ठीक है, इंफ्रारेड वेव्स है, ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। इनको चलने के लिए किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं है। आप सरफेस वेव का नाम सुने होंगे। सरफेस वेव जो किसी पानी के सरफेस पे क्रिएट होता है, वो ट्रांसवर्स वेव था, उसको भी चलने के लिए मीडियम की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन बात आती है जो साउंड होता है, वो साउंड जब ट्रेवल करता है तो किस में स्पीड उसकी ज़्यादा होती है? तो सॉलिड में उसकी स्पीड ज़्यादा होती है, यानी सॉलिड में साउंड बहुत तेज़ी से चलता है। इसलिए हम रेलवे ट्रैक पर जब अपना ईयर लगा के सुनेंगे और कोई बच्चा खड़ा होकर सुनेगा तो उससे पहले आवाज़ सुनाई देगी पट्टी पे, यानी रेलवे ट्रैक पर अगर लोहे पर वो अपना कान लगा कर सुनेगा तो उसको समझ में आएगा कि ट्रेन आ रही है, और जो एयर में होगा उसको लगेगा कि अभी ट्रेन नहीं आ रही है, क्योंकि वहाँ पर स्पीड डिपेंड करता है मीडियम पर। तो साउंड का स्पीड सबसे अधिक सॉलिड में होता है, फिर लिक्विड में, फिर गैसेस में। ठीक है, अब देखो जो हम ये वेव्स पढ़ रहे हैं, इस वेव्स में कुछ टर्म्स होते हैं। जैसे कि वेव जब ट्रेवल्स करता है तो अपने साथ साथ पार्टिकल्स भी तो वाइब्रेट करते रहते हैं उसके, लेकिन पार्टिकल्स आगे नहीं बढ़ते हैं, एनर्जी जाती है आगे, यानी वेव्स आगे बढ़ता रहता है। ठीक है, तो देखो उस कंडीशन में हमें जानना पड़ता है कि एम्पलीट्यूड क्या होता है, ठीक है, वेवलेंथ क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, वेव स्पीड क्या होता है, इन सब चीज़ों को हम जानेंगे। तो देखिए आपके स्क्रीन पे एक इमेज होगा जहाँ पे दिखाया हुआ होगा कि एक वाई एक्सिस है और एक एक्स एक्सिस है। जा रहा है एक्स एक्सिस पर टाइम बता रहा है, ठीक है, जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है और यहाँ से वेव क्रिएट हो रहा है। ठीक है, तो जब वेव क्रिएट हो रहा है तो वेव आप देख रहे हो कि पहले ओरिजिन से चालू हुआ, फिर अप एंड डाउन ऐसे चलता जा रहा है। तो यहाँ पर आपको कहीं टॉप दिखता होगा, टॉप, तो जो टॉप पॉइंट होता है उसको क्रेस्ट बोलते हैं, जो नीचे वाला होता है यानी निगेटिव वाई में उसको ट्रफ बोलते हैं। ठीक है, अगर दो टॉप कॉन्जिक्यूटिव दो टॉप को हम मिला दें, जैसे कि दो टॉप्स को हमने मिला दिया, जैसे कि पहला टॉप ये रहा यानी क्रेस्ट, फिर दूसरे क्रेस्ट को आपस में मिला दिया, तो यहाँ तक की दूरी क्या कहलाती है? वेवलेंथ। तो आपको वेवलेंथ में क्या समझना है? दो कॉन्जिक्यूटिव यानी सेम टाइप के, क्रमागत यानी नेक्स्ट आने वाले, आपस में जो लेंथ होती है दो कॉन्जिक्यूटिव सेम नेचर ऑफ वेव की, वो क्या कहलाता है? वेवलेंथ कहलाता है। सिर्फ आपने कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट की बात की, अब हम ट्रफ की बात करते हैं। ट्रफ मतलब जो नीचे है वाई एक्सिस में, उन दोनों नेक्स्ट ट्रफ को मिला दिया जाएगा तो क्या मिलेगा? वेवलेंथ मिलेगा। ठीक है, तो वेवलेंथ क्या है? इट इज़ ए डिस्टेंस बिटवीन सेम नेचर ऑफ वेव्स ऑफ ए कॉन्जिक्यूटिव वेव्स, यानी क्रमागत वेव्स होने चाहिए। जैसे पहला वेव्स ये क्रेस्ट, फिर दूसरा क्रेस्ट ये, इनके बीच का गैप ही क्या कहलाता है? वेवलेंथ। ठीक है, तो वेव क्या है? वेव ये पूरा फिगर है, एक डिस्टर्बेंस है जो कि ट्रेवल्स कर रहा है मीडियम में। ठीक है, यहाँ पर हम ट्रांसवर्स वेव की बारे में भी चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि वेव इधर जा रहा है और पार्टिकल्स ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहे हैं। ठीक है, अब एम्पलीट्यूड क्या होता है? तो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है किसी पार्टिकल्स का। जैसे मान लो आपने यहाँ से बोला आवाज़, तो पार्टिकल्स कितना दूर गया? मैक्सिमम, वही एम्पलीट्यूड है, फिर लौट के तो आएगा ही भाई, क्योंकि पार्टिकल्स को सिर्फ वाइब्रेट करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, यानी क्रेस्ट, जो क्रेस्ट है, ठीक है, वो सबसे ऊपर वाला पॉइंट्स और जो आपका एक्स एक्सिस है वहाँ से मिलाएंगे, वो लंबाई क्या कहलाएगी? एम्पलीट्यूड कहलाएगी। एम्पलीट्यूड दोनों डायरेक्शन में हो सकता है, पॉजिटिव वाई एक्सिस में और निगेटिव वाई एक्सिस में। ठीक है, जैसे आप इसका एग्जांपल समझ सकते हो, जैसे पेंडुलम हम जब रखते हैं तो पेंडुलम में देखते हो कि ऑसिलेशन होता है टू एंड फ्रो, तो ये मीन पोजीशन एक होता है, मीन पोजीशन से जब पेंडुलम इधर आता है मैक्सिमम, ये एम्पलीट्यूड कहलाता है, फिर उधर जाता है तो भी क्या कहलाता है? एम्पलीट्यूड, यानी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, यानी जहाँ पे वो शुरुआत किया था, बिगिनिंग यहीं से हुआ था, यहाँ आया लास्ट, तो ये यहाँ तक की दूरी क्या है? एम्पलीट्यूड है। ठीक है, यहाँ तक बातें क्लियर। अब देखो क्या होता है कि फ्रीक्वेंसी ये बताता है कि जब कोई वेव ट्रेवल करती है तो एक सेकेंड में वो कितना साइकिल कंप्लीट करती है। अब एक साइकिल समझना ज़रूरी है। ठीक है, तो एक साइकिल में क्या लेते हैं कि एक ऊपर वाला पॉजिटिव वेव, यानी जो y प्लस वाई में है, ऐसे पूरा एक पॉजिटिव, फिर एक नीचे वाला, ये पूरा मिलके क्या बताएगा? आपका एक वेव्स। ठीक है, जिसमें एक क्रेस्ट हो और एक क्या हो? ट्रफ हो। ठीक है, और आप समझ गए होगे ऐसे ये पूरा। ठीक है, ये एक वेव है। ठीक है, ये तो लॉन्गिट्यूडनल की बात कर रहे हैं, जब सॉरी ये ट्रांसवर्स की बात कर रहे हैं। जैसे ही हम लॉन्गिट्यूडनल में आएंगे तो एक रेरिफिकेशंस से दूसरे रेरिफिकेशन के बीच का क्या कहलाएगा? एक वेवलेंथ कहलाएगा। अब फ्रीक्वेंसी क्या होती है? नंबर ऑफ साइकिल इन 1 सेकेंड। तो अगर कोई वेव 1 सेकेंड में 10 साइकिल बनाती है, यानी ऐसे करके 10 बना दे, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? 10 हो जाएगी।
अब समझते हैं टाइम पीरियड क्या होता है। तो टाइम पीरियड ये बताता है कि जब कोई वेव ट्रेवल्स करती है तो उसको एक ऑसिलेशन करने में, एक ऑसिलेशन का मतलब एक बार ऐसे फिर एक बार ऐसे, अभी जैसे पेंडुलम में एक बार इधर गया फिर आया, फिर इधर गया फिर इधर आया, ठीक है। तो एक ऑसिलेशन करने में जितना टाइम लगा वो टाइम पीरियड है। तो वेव में भी वही होगा, एक ऊपर पॉजिटिव हाफ साइकिल, फिर नीचे का एक निगेटिव हाफ साइकिल, आधा नीचे वाला एक ऊपर वाला, तो ये एक वेव है। तो एक वेव को करने में कितना टाइम्स लगा वही क्या कहलाता है, टाइम पीरियड, ठीक है। हम इनके बीच में रिलेशन पढ़ेंगे, जैसे फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड के बीच में रिलेशन होता है। तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1/टाइम पीरियड। अगर किसी वेव का टाइम पीरियड ज़्यादा है, टाइम पीरियड ज़्यादा होने का मतलब क्या है कि वो टाइम ज़्यादा ले रहा है एक वेव कंप्लीट करने में, तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी भाई, कम हो जाएगी ना। क्योंकि फ्रीक्वेंसी क्या बताता है, एक सेकेंड में कितना वाइब्रेशन हो रहा है, वाइब्रेशन मतलब कितने वेव्स बन रहे हैं। तो भाई आपका टाइम पीरियड ज़्यादा बढ़ गया, यानी एक वेव को कंप्लीट करने में ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो जब ज़्यादा टाइम लग रहा है तो एक सेकंड में आपका वेव्स भी तो कम बनेंगे, तो इसीलिए फ्रीक्वेंसी घट जाएगा। तो रिलेशन ये रहा, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1/टाइम पीरियड, ठीक है। अब समझते हैं कि वेव वेलोसिटी क्या होता है। तो वेव वेलोसिटी मतलब वेव किस स्पीड से जा रहा है भाई। तो अगर मान लो जो आपने वेवलेंथ पढ़ा था वो तो डिस्टेंस होता है दो कंसेक्यूटिव क्रेस्ट के बीच में, क्रेस्ट, ठीक है, या दो ट्रफ के बीच में, ठीक है। तो दो क्रेस्ट के बीच में यानी जो टॉप लेवल है इनके बीच का वेवलेंथ ये रहा। तो अगर मान लो टी टाइम लग रहा है तो वेवलेंथ को टी से डिवाइड कर देंगे तो क्या मिलेगा, वेव की वेलोसिटी, यानी वेव किस स्पीड से जा रहा है। तो वेव स्पीड इक्वल टू क्या होगा, λ/t, ठीक है। इसके हेल्प से आप बता सकते हो। अब एक और क्वेश्चन आता है कि लैम्डा और फ्रीक्वेंसी के बीच में क्या रिलेशन है। तो देखो फ्रीक्वेंसी कब बढ़ेगा, सोचिए थोड़ा। फ्रीक्वेंसी बढ़ने के लिए क्या चाहिए, अगर मान लो फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है तो वेवलेंथ क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। क्यों, अगर मान लो टाइम फिक्स है, ठीक है, यहाँ पर दो वेव दिए होंगे आप देखो, ठीक है, उसमें देखोगे कि एक वेव ज़्यादा कंप्रेस है यानी उसका वेवलेंथ छोटा छोटा है और नीचे वाले का वेवलेंथ बड़ा बड़ा है। तो आप समझ रहे हो कि नीचे वाले का वेवलेंथ ज़्यादा है, ऊपर वाले का वेवलेंथ कम है और दोनों का टाइम फिक्स है, ठीक है। तो दोनों का टाइम फिक्स है तो वेव कहाँ ज़्यादा बन रहे हैं, तो वेव सबसे अधिक आपका ऊपर वाले में बन रहा है क्योंकि वहाँ पर वेवलेंथ पास पास में है, ठीक है, वेवलेंथ छोटा है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ गया, और नीचे में वेवलेंथ बढ़े हैं तो फ्रीक्वेंसी क्या हो गया, घट गया, ठीक है। तो एफ इंटू लेमडा क्या हो जाएगा, वेव वेलोसिटी। यहाँ तक ये भी बातें क्लियर हो गई, ठीक है। एफ का मतलब क्या था, 1/टाइम पीरियड इंटू लेमडा, तो λ/t इक्वल टू वेव वेलोसिटी, ठीक है। तो जब आपका गिवन टाइम में यानी फिक्स टाइम में वेवलेंथ छोटे छोटे हों यानी वेवलेंथ का साइज छोटा हो तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। बातें क्लियर। वेव नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ वेव्स यानी कितने कंप्लीट साइकिल्स एक यूनिट डिस्टेंस में बन रहे हैं, ठीक है। यूनिट डिस्टेंस का मतलब अगर आप एक यूनिट लेंथ लेते हो तो कितने वेव नंबर्स उसमें बन जा रहे हैं, यानी कितने आपके कंप्लीट वेव्स बन जा रहे हैं, ठीक है। तो इसका फार्मूला होता है वेव नंबर इक्वल टू 1/λ, यानी एक यूनिट डिस्टेंस में लेमडा का जो वैल्यू है, अगर मान लो वेवलेंथ आपका 0.5 है और यूनिट डिस्टेंस 1 है तो वेव नंबर कितने होंगे, 2, तो वेव कितने बनेंगे, 2, एक कंप्लीट वेव से एक वेव ऐसे, ठीक है, तो कंप्लीट वेव 2 बनेंगे, ठीक है। इतनी बातें क्लियर। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।